नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज आप सुनने जा रहे हैं डॉक्टर मधु चतुर्वेदी की लिखी गई कहानी, जिसका शीर्षक है इस ब्याही से कुंवारी भली थी। दीदी शादी के बाद पहली बार घर आई थी। औरों का नहीं मालूम, मैं सबसे ज्यादा खुश थी। दीदी के गले में बांह डालकर लटक गई। आप अब कितने दिन बाद जाओगी? दीदी ने कुछ जवाब नहीं दिया। मुझे लगा मैंने कुछ गलत बोल दिया है। नहीं दीदी, मेरा मतलब ये नहीं है। आप जल्दी तो वापस नहीं जाओगी दीदी? मुझे आपकी बहुत याद आती है। दीदी शायद मुझे सुन ही नहीं रही थी, लेकिन मुझे शून्य भाव से देखे जा रही थी। आंखों में वही प्यार था। मेरे लिए इतना काफी था कि दीदी मुझसे नाराज नहीं है। ताई जी माँ से पूछ रही थी कि बिटिया ने कुछ तो बताया होगा, उसे कुरेदने की कोशिश नहीं की। वो मुंह सिले बैठी है। उसके उस पोस्ट कार्ड पर रजत उसे लेकर आ तो गया था। आने के बाद से एक शब्द वो नहीं बोली है। पता नहीं कौन सा आघात है कि वह बिल्कुल पगला सी जाती है। बस अब उसे पूछकर और तकलीफ नहीं दे सकती। ताई के लिए इतना पर्याप्त नहीं था। अरे, उसकी ससुराल वालों से भी कुछ नहीं पूछा बताया? अरे, रजत गया तो उसने तो घर वालों से बात की होगी। उन्होंने क्या ऐसे ही आने दिया? जो थोड़ा बहुत समझती हूँ वो रजत की ही बातों से अंदाजा लगाया। लेकिन उसने भी कह दिया, माँ आप ना दीदी से कुछ बात करोगी, न उनकी सहमति के बिना उनकी ससुराल वालों से। दीदी को खुद अपने सदमे से बाहर आने दो। उन्हें समय दो, वह बताएंगी। ताई न रजत से न माँ की बातों से आश्वस्त थी। ताई के लिए बस हम ही उनके बच्चे थे, और अपने बच्चों के बारे में इतने अधूरे जवाब उनके लिए और अधिक प्रश्न खड़े कर रहे थे। माँ और ताई जी बहनें थीं। ताऊ जी को हमने देखा तो नहीं, लेकिन इतना जानती थी कि वो बड़े पापा के भाई थे, जिनकी बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। हमें हैरानी होती थी, जिन ताऊ जी को हमने देखा भी नहीं है, ताई जी के पास भी उनकी कोई विशेष यादें नहीं हैं। हम उनको ताई जी तो कहते हैं, लेकिन एक जीवित रिश्ते से हम उन्हें मौसी क्यों नहीं कहते? शायद इसका भी कारण रहा होगा। ताऊ जी को जीवित रखने के लिए ही उन्हें ताई जी अधिक सम्मानजनक और अधिकारपूर्ण लगता होगा। ताई में अपने घर में रहने का अधिकार भाव था, तो मौसी में परायापन या दया भाव। और जब से मैंने होश संभाला था, बस इतना समझा था कि हमारी ताई जी और माँ एक दूसरे की परछाई थी। उठने के बाद मैंने हर सुबह यही देखा था कि दोनों पूजा घर में होती। दोनों के अपने अपने ठाकुर जी की चौकी थी। भगवान नहाने जाते, नहाते रहते, जब तक उनके किस्से खत्म नहीं हो जाते। मंत्र जाप चलता रहता, और न बातें कभी रुकती, न जुबान कभी थकती। न जाने क्यों दीदी को लेकर मैंने उनकी जुबान पर कभी कुछ नहीं सुना। दीदी के साथ क्या हुआ मालूम नहीं। किसी को कुछ पूछते नहीं देखा सुना। दीदी फिर से अपनी नौकरी पर स्कूल जाने लगी थी और काफी व्यस्त रहती थी। लेकिन दीदी वैसी नहीं रह गई थी। मेरा मन करता था कि दीदी से खूब बातें करें, खूब प्रश्न करें, लेकिन उनकी खामोशी फिर मुझे ही खामोश कर देती थी। दीदी मुझे बहुत प्यार करती, लेकिन मेरा मन करता कि मैं उनकी दोस्त बनूं, उनकी परछाई बनकर रहूं। 12 साल छोटी हूं तो क्या हुआ? एक उम्र बाद तो माँ बेटी भी दोस्त बन जाती हैं। रोज की तरह मैं स्कूल समाप्त होने पर दीदी का इंतजार कर रही थी कि शिवराम चपरासी भैया आए। बोले, बिटिया दीदी तो 10 बजे ही मीटिंग के लिए चली गई थी, आपको ऑटो से घर चले जाने के लिए बोल गई थी। ऐसा अक्सर हो जाता था, कोई खास बात नहीं थी। हम गेट के बाहर आ ही रहे थे। हमारी कुछ एक अध्यापिका खड़ी थी, किसी से बात कर रही थी। सामान्य हंस बोलकर बात हो रही थी। एक ऑटो सामने ही खड़ा था। मैं ऑटो के लिए बढ़ गई। ऑटो वाला बोला, नहीं दीदी, मैं सवारी लेकर आया हूँ, उन्हीं के साथ हूँ, वो आ ही रहे हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सवारी इसी ओर आ रही थी। ओह, ये तो वही सवारी है जो अभी अंदर अध्यापिकाओं से बात कर रही थी। होंगे कोई अभिभावक या किसी के मित्र। तभी गौर से चेहरा देखा, ये तो जीजा जी हैं। यहाँ? क्यों? कैसे?
हम हकबका गए थे। वो तब तक हम तक पहुंच गए थे। इनसे छिप जाऊं या झिंझोड़ दूं, सामना करूं? सारे अनुत्तरित प्रश्नों के जवाब आज ले लूं? क्या दीदी मुझे इसकी इजाजत देंगी? नहीं, वो कुछ बोलते या पहचानते इससे पहले मैंने दूसरे आते ऑटो को रोका। ऑटो में बैठ गई थी, लेकिन मेरी सांस अभी तक फूली हुई थी। बहुत सारे प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे थे। क्या दीदी कॉलेज में उनसे मिली थी? या वो घर आए होंगे? क्या दीदी इसीलिए कॉलेज में नहीं है? क्या वो दीदी को लेने आए होंगे? क्या दीदी जाएंगी? ऑटो वाले को पैसे दिए, बहुत सारी संभावनाओं और आशंकाओं के साथ अंदर पहुंची। सब अपने अपने काम में यथावत। दीदी हाथ में चाय का प्याला लिए बाहर आई। ऑटो की आवाज उन्होंने सुन ली थी। शिवराम ने तुम्हें बता दिया था? मैं भी अभी ही आ रही हूँ। यानी यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैं सोच रही थी। फिर वो स्कूल क्यों आए थे? अब तो हैरान होने की बारी मेरी थी। दीदी मेरे हाव भाव पर हैरान थी और मैं उनके। क्या हुआ है? सब ठीक तो है छुटकी? दीदी। मैं उनसे लिपट गई। दीदी, जीजाजी को मैंने स्कूल में देखा। वो आपसे मिले नहीं? क्या? दीदी चीख उठी। नहीं नहीं, वो तुम्हारे पास क्यों पहुंचा? मैं तुझे उसकी परछाई से भी नहीं मिलने दूंगी। मैं उसकी जान ले लूंगी। वो निढाल होकर गिर गई थी। माँ ताई आवाज सुनकर दौड़कर आ गई थी। क्या हुआ है? कौन आया है? पानी के छींटे उनके चेहरे पर डाले, पानी पिलाया। दीदी, दीदी, उठो, उठो। मैं रो रही थी। देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। दीदी फफक उठी थी। बार बार मुझे लिपटाकर अपनी बाहों में कस रही थी। वो तुझे हाथ भी नहीं लगा पाएगा। वो इंसान नहीं, हैवान है। माँ ताई, जो अब तक स्तब्ध खड़ी थी, आकर दीदी को लिपटा लिया। बेटा, अब तो बता दे, राक्षस ने क्या किया है तेरे साथ? यदि कुछ किया है तो वो जिंदा क्यों है? माँ, तेरी विभा की शादी नहीं हुई है। वो बिना मोल के बिक गई है। जिस शान शौकत हवेली के ठाट और हीरे जवाहरातों से लदी, जिन जिठानियों को देखकर तुम मेरे भाग्य पर बलैया ले रही थी कि तुम्हारी बेटी भी ऐसे ही राज करेगी, वो हवेली नहीं है, कोठा है। हर रात वो रानियां बिक रही हैं। वहां कोई पति पत्नी नहीं है। पति अपनी पत्नियों के दलाल है। माँ, मैं एक दिन के लिए भी उस पति की पत्नी नहीं बन पाई जिसे आपने हमें सौंपा था, और एक दिन की भी बहू नहीं बन पाई जो मुझे गा बजा के ले गए थे। माँ ताई के चेहरे सदमे में सफेद हो गए थे। वे जड़ हो गई थी कि दीदी क्या कह रही है। लेकिन दीदी का धैर्य और चुप्पी की ठहरी हुई नदी आज सारे किनारे तोड़कर बह निकली थी। दीदी फफक फफक कर रो रही थी। रजत कॉलेज से आ गया था। पापा भी कचहरी से आ चुके थे। घर में घुसते घुसते जो सुना था, ठगे से खड़े थे। सबसे बेखबर दीदी बोले जा रही थी। यहाँ से मैं उस दरिंदे के साथ शादी होकर गई थी। पूरा दिन निकल गया था। कोई रिश्तेदार मेहमान था नहीं, सिर्फ अपना परिवार था। रस्में आयोजन चलते रहे और सभी थके थे तो अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। सभी जिठानियां देखभाल कर रही थी। जब मैं अपने कमरे में पहुंची थी, सुदेश कमरे में थे। बैठे रहे, बहुत सारी बातें करते रहे। फिर कोई फोन आ गया। कुछ बात करते रहे, फोन काट दिया। हमारी ओर मुखातिब होकर बोले, अरे विभा, कुछ जरूरी काम आ गया है, लेकिन मेरे मित्र को आना है। प्लीज तुम उसकी देखभाल कर लेना। सॉरी, बाकी घर में सब नौकर चाकर हैं, जानते हैं, काम संभालते हैं। मुझे एकदम अटपटा लगा। क्या बात कर रहे हो? मैं घर में एकदम नई हूँ। अभी तो घर वालों को ही बमुश्किल पहचानती हूँ। किसी अपरिचित को अपने कमरे में? घर भी पूरा नहीं देखा है। घर में इतने सारे लोग हैं, मम्मी पापा हैं, बाकी के भाई देखेंगे बाहर ड्राइंग रूम में। कैसी बात कर रहे हो आप? आपके दोस्त बेडरूम में क्यों आएंगे? अब सुदेश थोड़े आज्ञात्मक हो रहे थे। हम सब भाई एक साथ रहते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। सबके अपने अपने गेस्ट होते हैं। मैं कुछ कहती कि वो जा चुके थे। स्तब्ध मैं, कैसे भी इस तरह की शुरुआत के लिए तैयार नहीं थी। मैं दरवाजे तक आई, बाहर झांका। क्या मम्मी पापा के कमरे तक जाऊं? कोई दिख ही जाए तो मदद हो जाए।
दिन भर शादी के आयोजनों में दिन भर शादी के आयोजनों से भरी हवेली में एकदम सन्नाटा था। सब कमरे बंद थे, बाहर कोई नहीं था। किसी का कमरा भी नहीं पता। कहाँ जाऊं? वापस कमरे के लिए मुड़ी थी कि वो मित्र दरवाजे पर खड़े थे। मैं हकबका गई। माशा अल्लाह, सुदेश ने क्या कोहिनूर पाया है। मेरे लिए ये बेअदबी नाकाबिले बर्दाश्त थी। ने आगे कहा, मोहतरमा, मैं अंदर आ सकता हूँ? अपने पर काबू करते हुए मैंने कहा, जी। मैं माफी चाहती हूँ, सुदेश को अचानक काम से जाना पड़ गया। सभी लोग शादी से थके हुए हैं और अपने अपने कमरों में सोने जा चुके हैं। आप फिर आ जाइएगा। और मेरा ये कहना था कि वो दुष्ट मुझे लगभग हाथ से धक्का देते हुए बिस्तर तक आ गया। मोहतरमा, यहाँ मैं आपके पास आया हूँ, सुदेश के लिए नहीं। क्या बदतमीजी है? आप शालीनता की सीमा लांघ रहे हैं। आप होश में नहीं हैं। आपके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। आप निकलिए हमारे कमरे से, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। वो अब तक धृष्ट हो चुका था। बोला, कोई शोर नहीं सुनेगा, सब अपने अपने कमरे में बंद हैं। पूरी कीमत देकर आए हैं। अब कुछ भी सुनना बाकी नहीं था। मैं धक्का देकर अपने को छुड़ाते हुए बदहवास बाहर भागी। किसी का कमरा मुझे नहीं मालूम। हर दरवाजे के पास पहुंची तो कोई भी सोया हुआ नहीं था। हंसी ठहाके की आवाज आ रही थी। मैंने खटखटाया, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। मैं भागकर अपने कमरे में आई। वो दुष्ट जा चुका था। मैंने कमरा बंद कर लिया। एक एक सांस अपनी सुनती रही। अपनी सांसों से भी डर लग रहा था। काश उस दिन मैं अपनी सांस रोक पाती। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। कई बार दरवाजे पर खटखटाया गया, लेकिन मेरे अंदर न दरवाजा खोलने की ताकत थी, न इच्छा। लेकिन उस रात से भी भयावह वो सुबह थी। रात में तो एक दरिंदे से सामना हुआ, दिन में तो हर शख्स वहां दरिंदा था। मैं हैरान रह गई कि मेरे रात के हादसे पर सब चुप थे। सबकी आंखें मुझे मेरे बर्ताव के लिए घूर रही थी। उनमें चेतावनी भी थी और सहयोग भी। मैं रो रही थी। पति कहे जाने वाले उस दरिंदे के खिलाफ मैंने मुंह उठाकर देखा भी नहीं। मुझे अकेला पाकर एक एक करके सब जेठानी आई, लेकिन सभी की भाषा एक ही थी, जैसा है ऐसा ही चलेगा। हम सब ने इसे स्वीकारा है। स्वीकारने के अतिरिक्त किसी विकल्प के बारे में मत सोचो। घर वापस जाने की सोचना भी मत। मायके में जाकर क्या कर लोगी? उन्हें भी मुसीबत में डालोगी। उसके बाद हर रात हाथापाई, जोर जबरदस्ती। ये निश्चय तो मैंने कर ही लिया था कि मर जाऊंगी, लेकिन किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। बस पता नहीं कैसे एक नौकरानी को तरस आ गया और वो समझ गई कि ये मर जाएगी या मार डाली जाएगी। यहां से निकला तो कोई नहीं है। समझाती रही। फिर एक दिन अपनी जान जोखिम में डालकर वो पत्र उसने हमसे लिखवाकर आपको पोस्ट कर दिया। माँ, पापा, ताई सब रजत पर चिल्ला पड़े। तूने ये बात आते ही क्यों नहीं बताई? इतने दिन से वो अकेले अंदर ही अंदर मर रही है। सालों को हथकड़ियां लगवाता। अपराध उन्होंने किया है, सजा यातना ये क्यों भुगतेगी? रजत खुद हैरान था। बोला, मैं दीदी के घर तक पहुंचा ही कहाँ था। जब मैं रिक्शे से दीदी के घर की तरफ जा रहा था, दीदी मुझे सड़क पर मिली थी। बदहवास हमारे हाथ घसीटते हुए स्टेशन पर ले आई। बस यहाँ से निकल चलो। एक पल भी स्टेशन पर नहीं रुकने दिया। मैंने कहा, मुझे बात तो करने दो, आखिर बात क्या है? इन्होंने कुछ नहीं सुना। बोली, हम दोनों को मार डालेंगे। वो कोठी नहीं है, कोठा है। और माँ बाप तक इसमें शामिल हैं। वे लड़कियां ब्याह कर नहीं लाते, लड़कियां बिना पैसे के खरीद कर लाते हैं। कौन सी ट्रेन है, कहाँ जा रही है, कुछ भी पूछने नहीं दिया। जो भी ट्रेन चलने वाली थी उसी में बैठ गई। हम क्या पूछ सकते थे इन हालात में? कई स्टेशन निकल जाने के बाद जब दीदी का डर कुछ कम हो गया, हम दोनों ट्रेन से उतरे। मैंने दीदी को चाय लाकर पिलाई। दोनों ने एक एक समोसा खाया, तब यहाँ की ट्रेन पकड़ी। दीदी ने कहा था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। पापा विभा से लिपट कर रो रहे थे। तुझे अपने बाप पर इतना भी भरोसा नहीं था? अकेले इतना कुछ झेलती रही। मेरी बिटिया बिकाऊ नहीं है। एक एक को नंगा करूंगा, सारी जिंदगी जेल में काटेंगे। पापा, आज वो स्कूल नहीं पहुंचता। छुटकी को उसने न देखा होता तो मैंने इस सच को अपने अंदर दफन कर लिया था। पापा, छुटकी को बचा लो, वो लोग नहीं छोड़ेंगे। पापा ने थपथपाया। तुम दोनों
आज अपने बाप की बाहों में हो। कोई इस दुर्ग को भेद नहीं सकता। दोनों सुरक्षित हो। जितना रोना था रो ली हो तुम। अब एक आंसू भी नहीं। जितने आंसू तूने बहाए हैं उतने आंसू उस घर का एक एक सदस्य बहाएगा। ताई रो रही थी। इस ब्याही से तो कुंवारी भली थी। अभी आप सुन रहे थे कहानी जो कि डॉक्टर मधु चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। आपको ये कहानी और इसका वाचन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।